आप सबका स्वागत है बैंक के साथी यूट्यूब चैनल पर। आज हम कवर करेंगे डेली करंट अफेयर्स 11 to 13 अगस्त का। और इधर हम जो भी पढ़ने वाले हैं वो माइंड मैपिंग से पढ़ेंगे। तो पहले से पढ़ते हैं। तो पहले न्यूज़ में आ रहा है कि आरबीआई ने इशू किया है सर्टिफिकेट ऑफ रजिस्ट्रेशन। ये सर्टिफिकेट ऑफ रजिस्ट्रेशन जो है दिया गया है टू L&T फाइनेंशियल लिमिटेड। L&T फाइनेंशियल लिमिटेड जो है एक तरह का NBFC कोर इन्वेस्टमेंट कंपनी थी अब तक, लेकिन अब ये लाइसेंस मिलने के बाद अब ये बन चुकी है NBFC इन्वेस्टमेंट एंड क्रेडिट कंपनी। अब इसका कारण क्या है कि क्यों इसको जो है इन्वेस्टमेंट एंड क्रेडिट कंपनी बनाया गया है? बिकॉज ऑफ दिस मर्जर। ये दो कंपनी जैसे कि है L&T इंफ्रा क्रेडिट लिमिटेड और दूसरा है L&T म्यूचुअल फंड ट्रस्टी लिमिटेड। ये दोनों जो है मर्ज होने वाला है L&T फाइनेंशियल लिमिटेड, जिसकी वजह से L&T फाइनेंशियल लिमिटेड को NBFC CICC का जो है लाइसेंस मिला है। तो अब हम ये समझते हैं कि क्या क्या क्राइटेरिया होता है NBFC ICC का। तो इसमें आपको मिलेगा कि इसको जो है रेगुलेट करता है खुद RBI और इसको किया जाता है अंडर दी RBI एक्ट 1934 के द्वारा। तो इसमें जो मिनिमम नेटवर्थ होना चाहिए, ओन नेट ओन फंड होना चाहिए, वो होना चाहिए कुछ 2 करोड़ का। और इसके साथ ही जो NBFC ICC है वो एक्सेप्ट नहीं कर सकती जो भी डिमांड डिपॉजिट है उसको। जैसे नॉर्मली NBFC जो है डिमांड डिपॉजिट एक्सेप्ट नहीं कर पाती, वैसे ही कुछ इस वाले NBFC के साथ भी है। उसके बाद जो भी ये NBFC होगी वो नहीं होगी पार्ट ऑफ पेमेंट एंड सेटलमेंट सिस्टम का। तो इसके बारे में थोड़ा नेक्स्ट स्लाइड में डिटेल में पढ़ेंगे क्या है इसका पूरा का पूरा, मतलब क्या फ़ायदा क्या होने वाला है L&T फाइनेंशियल लिमिटेड को, इसके बारे में। और इसके साथ हम दोनों के जो डिफरेंस भी देखेंगे, क्या होता है NBFC कोर इन्वेस्टमेंट कंपनी और NBFC इन्वेस्टमेंट एंड क्रेडिट कंपनी नेक्स्ट स्लाइड में, ठीक है। तो अब हम इसके बारे में समझते हैं कि क्या है ये NBFC ICC। तो ये एक तरह का नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनी है, जैसे बताइए NBFC है, तो इसको जो रेगुलेट करता है RBI। ये तो मैंने आपको पहले बता दिया ये पॉइंट। इसके बाद वाला पॉइंट है कि 2019 से पहले जो है जो भी NBFC होती थी उसको 3 कैटेगरी में बांटा था। एक होता था लोन कंपनी, एक होता था एसिड फाइनेंस कंपनी और तीसरा होता था इन्वेस्टमेंट कंपनी। लेकिन 2019 में क्या कर दिया, ये तीनों को जो है मर्ज कर दिया और इसको जो है एक कंपनी बना दिया जिसको बोला गया है NBFC इन्वेस्टमेंट एंड क्रेडिट कंपनी, ठीक है। तो आपको ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से आपको याद रखना है। और इसका काम क्या होता है, इसका काम होता है लोन प्रोवाइड करना और इन्वेस्टमेंट प्रोवाइड करना, जो बिजनेस होता है उसको, ठीक है। तो इसके बारे में नेक्स्ट स्लाइड में समझते हैं और अच्छे से क्या है डिफरेंस बिटवीन NBFC CIC और NBFC ICC। तो प्राइमरी फंक्शन जो है NBFC CIC का वो मिलेगा आपको कि ये जो है एक्वायर करता है शेयर्स और सिक्योरिटी में। मोस्टली इसका जो बिजनेस का जो शेयर और सिक्योरिटी होता है उसमें जो है इंगेजमेंट रहती है। लेकिन जो NBFC ICC है इसका इंगेजमेंट रहती है जैसे कि एसिड फाइनेंस, लोन, इन्वेस्टमेंट एक्टिविटीज़ में। तो अब जो है पूरा प्रोफाइल चेंज हो चुका है जो भी L&T फाइनेंस लिमिटेड का, लेकिन उसका जो वर्किंग है वो सेम रहने वाला है, ठीक है। इसके बाद क्या पर्पस क्या है इसका, तो ये जो है प्राइमरीली होल्ड करता है जो भी ग्रुप कंपनीज है और मैनेज करता है जो भी इन्वेस्टमेंट है उसका। लेकिन जो NBFC ICC है इसका काम होता है लोन्स एंड एडवांसेस का और इन्वेस्ट करना जो भी वेरियस फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट उसमें, ठीक है। तो ये देख सकते हो प्रॉपर प्रोफाइल चेंज हो गया। इसके बाद पब्लिक फंड की बात करें तो ये एक्सेप्ट कर सकते हैं पब्लिक फंड, ये भी एक्सेप्ट कर सकते हैं पब्लिक फंड, लेकिन जो RBI का रेगुलेशन है उसके साथ। नेक्स्ट एक चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है, इस पूरे को हम समराइज़ करते हैं तो आपको अच्छे समझ आएगा कि क्या काम है दोनों का। इसको अगर समराइज़ करें तो मिलेगा कि जो NBFC ICI है वो फोकस करता है होल्डिंग एंड मैनेजिंग इन्वेस्टमेंट इन ग्रुप कंपनी। जो ग्रुप कंपनीज होती है उनकी, जैसे कि मान लीजिए L&T फाइनेंस है, उसकी ग्रुप कंपनी कौन सी होगी, वो दो ग्रुप कंपनी हमने पहले साइड में देखा था, वो था L&T इंफ्रा क्रेडिट लिमिटेड और दूसरा है L&T फाइनेंस म्यूचुअल फंड ट्रस्टी लिमिटेड। तो ये दोनों का जो इन्वेस्टमेंट है उसको जो है हैंडल करने का काम होता था NBFC CIC के तौर पे। तो अब जो है इसका पूरा चेंज हो चुका है प्रोफाइल और अब ये जो है इंगेज कर सकता है लोन्स एंड एडवांसेस में भी, ठीक है। तो आपको ये थोड़ा ज़्यादा ध्यान रखना। और जो है ये इन्वेस्टमेंट पहले जैसे कि मैंने आपको बताया ग्रुप कंपनीज में कर पाता था, अब जो है डिफरेंट सेक्टर्स में भी कर सकता है, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं, अब पर टेबलर फॉर्म वाले कंटेंट एक साथ पढ़ते हैं। आज के डेली करंट अफेयर्स में टेबलर फॉर्म वाला कंटेंट बहुत ज़्यादा है तो हम जल्दी इसको ख़त्म करते हैं। तो आपको पहला न्यूज़ मिलेगा कि DBS बैंक जो है वो उन्होंने लॉन्च किया एक DBS गोल्ड सर्कल। ये एक तरह का बैंकिंग प्रोग्राम है जो कि सीनियर सिटीजन के लिए लॉन्च किया गया है। सीनियर सिटीजन मतलब क्या, जिनकी भी एज 60 साल से ऊपर है उनको सीनियर सिटीजन के तौर पे जो है बोला जाता है, तो उन्हीं के लिए जो है ये प्रोग्राम जो है लॉन्च किया गया। तो इसके अंदर क्या क्या बोला गया, इस प्रोग्राम के अंदर जो भी सीनियर सिटीजन है उनको हायर इंटरेस्ट रेट मिलेगा, जैसे कि सेविंग अकाउंट में, फिक्स डिपॉजिट में और इवन उनको साइबर सिक्योरिटी इंश्योरेंस भी मिलेगा, ठीक है। तो इसमें अगर बात करें सेविंग अकाउंट में, आपको अगर नॉर्मल हम पर्सन है तो हमें जो है इंटरेस्ट रेट 2.5 से 3% तक मिलता है। लेकिन अंडर दिस प्रोग्राम बोला जा रहा है जो सीनियर सिटीजन रहेगा वो अप टू
7% तक कमा सकता है पर एनम, लेकिन उसके लिए जो उसकी जो बैलेंस होनी चाहिए सेविंग अकाउंट में वो 4 लाख से 5 लाख तक होनी चाहिए, तभी जो है इसका लाभ ले सकता है। इसके बाद बात करें तो एफडी में तो पता ही होगा कि कोई भी सीनियर सिटीजन होता है तो उसको एडिशनली 0.5% जो है पर एनम के तौर पे एफडी में इंटरेस्ट ज़्यादा मिलता है और एज़ कम्पेयर टू जो नॉर्मल जो पर्सन होते हैं उनको। तो ये जो है इस प्रोग्राम के अंदर इनको भी दिया जाएगा 0.5% पर एनम ज़्यादा ऑन एफडी, लेकिन उसके लिए जो टर्नओवर होनी चाहिए वो 376 डेज से 540 डेज के लिए होना चाहिए, ऐसा कुछ बोलना है डीबीएस बैंक का। इसका साइबर इंश्योरेंस देने का भी काम करेगा ये प्रोग्राम, तो इसमें जो है कवरेज रहेगा कुछ 1 लाख का। अगर किसी के साथ भी कुछ फ्रॉड हो जाता है, साइबर फ्रॉड हो जाता है, तो 1 लाख का इंश्योरेंस देने का काम करेगा अंडर दिस प्रोग्राम। अब ये जो है लॉन्च किया गया है, ये जब 30 एनिवर्सरी हो रहा था डीबीएस बैंक का इंडिया में, तब ये लॉन्च किया गया है। अब एक बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ है कि ये जो डीबीएस बैंक इंडिया लिमिटेड है, ये किसका पार्ट है? ये पार्ट है डीबीएस बैंक लिमिटेड जो कि सिंगापुर बेस्ड है। तो आपको ये थोड़ा ध्यान रखना कि डीबीएस बैंक जो है इंडिया का नहीं है, सिंगापुर का है, लेकिन सिंगापुर का एक सब ब्रांच है डीबीएस बैंक इंडिया। ठीक है, नेक्स्ट चलता है। नेक्स्ट है सेतु। सेतु को जो है ओन करता है पाइन लैब, और सेतु ने पार्टनर किया है एक्सिस बैंक के साथ, और इन्होंने जो है यूपीआई सेतु जो है लॉन्च किया है। अब एग्जाम के लिए इतना इंपॉर्टेंट क्यों है? क्योंकि ये इंडिया का पहला यूपीआई फोकस पेमेंट प्लेटफॉर्म है जो कि सिर्फ फोकस करता है बिजनेस और डेवलपर को। तो इसलिए आपके लिए एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है, जो बिजनेस पर्सन है और जो डेवलपर्स हैं उन्हीं के लिए जो है ये यूपीआई बनाया गया है, और इस यूपीआई का नाम क्या है? यूपीआई सेतु। ये यूपीआई क्या क्या करेगा ये देखते हैं। ये जो है थर्ड पार्टी वैलिडेशन सर्विस देने का काम करेगा, ईएमआई प्रोवाइड करने का काम करेगा, फिर यूपीआई ऑटो पे करने का काम करेगा, और क्यूआर कोड पेमेंट भी करने का काम करेगा। ये सब जो है इसका फैसिलिटी है। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट आ रहा है अमित शाह, जो कि मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स है। इन्होंने लॉन्च किया है 24/7 वाटर सप्लाई प्रोजेक्ट, और ये क्या है? चंडीगढ़ में। तो ये एक तरह का स्टेट का न्यूज़ है, तो हम जो मंथली करंट अफेयर्स आएगा उसको हम स्टेट में कन्वर्ट कर देंगे, ये स्टेट में न्यूज़ में है, लेकिन अभी आप इसको लॉन्चेस में पढ़ लो। तो इसमें आ रहा है कि प्रोजेक्ट क्या करेगा? ये प्रोजेक्ट एम करेगा कि जो छत्तीसगढ़ के लोग हैं उनको जो है बेटर वाटर क्वालिटी मिले, रिलायबल मिले, और जो वाटर सप्लाई जो है टाइम टू टाइम होते रहे। इसी के लिए जो है प्रोजेक्ट एस्टिमेट किया गया है। ये प्रोजेक्ट जो है कुछ 75 करोड़ का पड़ेगा, और ये जो है 15 साल में, और इसको 85 करोड़ और ज़्यादा दिया जाएगा फॉर देयर मेंटेनेंस ऑफ दिस प्रोजेक्ट। नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट आ रहा है कि गुजरात गवर्नमेंट ने लॉन्च किया है इंडो अमेरिकन चैम्बर ऑफ कॉमर्स, इंडिया का पहला एमएसएमई सेंटर ऑफ एक्सीलेंस। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ये क्यों किया गया है कि ये एम करता है जो भी एमएसएमई वो जो है अपग्रेड कर पाए और अपनी जो भी स्ट्रेंथ है वो बढ़ा पाए, जिसकी वजह से वो जो है कम्पीट कर पाए जो ग्लोबल एक्सपोर्ट मार्केट है उसको। तो उसी के लिए जो है इसको लॉन्च किया गया है। तो इसमें जो है जो भी एमएसएमई है उनको प्रोवाइड किया जाएगा एसेंशियल स्किल्स, जिसकी जो भी ग्लोबल मार्केट है उसका जो है नॉलेज अचीव कर पाए, और वो जो है एक्सपोर्ट में हमारी इंडिया और आगे बढ़ पाए। इसी वजह से इसको लॉन्च किया गया है। नेक्स्ट चलते हैं। आसाम गवर्नमेंट ने लॉन्च किया है मुख्यमंत्री निजुत मोइना आसोनी स्कीम। तो ये एक तरह का मंथली फाइनेंशियल स्कीम देने का काम करेगा, और इसका बनाने का सबसे बड़ा कारण है आसाम गवर्नमेंट का जो भी चाइल्ड मैरिज होता है उसको रोकने का। और ये जो है बोला जा रहा है कि चाइल्ड मैरिज रोकेगा आसाम 2026 तक। तो अंडर द स्कीम बोला जा रहा है कि 10 लाख गर्ल्स को जो है हेल्प करेगा। अभी हेल्प कैसे करेगा? ये जो है फाइनेंशियल असिस्टमेंट, फाइनेंशियल ग्रांट देने का काम करेगा। जब भी कभी जो भी गर्ल है वो अगर एडमिशन लेती है एजुकेशन सेक्टर में, और वो जो है परस्यू करती है हायर एजुकेशन, तब तो इसमें जो है बेनिफिट दिया जाएगा। जब भी कभी 12th क्लास की अगर कोई गर्ल है तो उसको 1000 करके पर मंथ दिया जाएगा, और अगर कोई ग्रेजुएशन कर रही हो कोई गर्ल, तो उसके लिए कुछ 1250 रुपये दिया जाएगा पर मंथ, और जो भी पोजीशन कर रही होगी उसके लिए कुछ 2500 रुपये दिया जाएगा पर मंथ। तो ये जो है आसाम गवर्नमेंट ने डिक्लेयर किया है। इसके बाद चलते हैं छत्तीसगढ़ गवर्नमेंट की बात करते हैं। तो छत्तीसगढ़ गवर्नमेंट ने 4th टाइगर रिजर्व जो है लॉन्च किया है, जिसका नाम है गुरु घासीदास तमुर पंगा टाइगर रिजर्व। और ये जो है 2 तरह के टाइगर रिजर्व है, जैसे गुरु खासी नेशनल पार्क और टेमुर पंगरा सेंचुरी। ये दोनों रिजर्व को जो है कंबाइन करके ये जो है टाइगर रिजर्व बनाया जा रहा है। ये जो छत्तीसगढ़ का 4था टाइगर रिजर्व होने वाला है। इसके बाद जो है इंडिया गोल्ड सेक्टर ने पार्टनर किया है वर्ल्ड गोल्ड काउंसिल के साथ, और ये दोनों मिलकर लॉन्च करने वाले हैं इंडिया एसोसिएशन फॉर गोल्ड एक्सीलेंस एंड स्टैंडर्ड। और ये तरह का पहला सेल्फ रेगुलेटरी बॉडी है गोल्ड का। तो ये भी आपको थोड़ा याद रखना, क्योंकि पहला आ जाता है। तो ये क्या करेगा? जो भी प्रमोट करेगा फेयर, ट्रांसपेरेंट और सस्टेनेबल प्रैक्टिस, जो भी गोल्ड इंडस्ट्री है इसको। इसके साथ इसमें जो है एक तरह का लोगो भी जो है लॉन्च किया गया है, और ये लोगो उनको दिया जाएगा जो भी बिजनेसेस है वो अपना ऑडिट स्ट्रिक्टली फॉलो करते हैं और वो डिस्प्ले करते हैं हाई स्टैंडर्ड ऑफ बिजनेस इंटीग्रिटी। तो उनको जो है ये लोगो भी दिया जाएगा। इसके साथ आपको एक और चीज़ याद रखनी कि इंडिया जो है 2nd लार्जेस्ट गोल्ड कंज्यूमर है इन दी वर्ल्ड आफ्टर चाइना। सबसे ज़्यादा नंबर 1 पे चाइना मिलेगा गोल्ड कंज्यूमिंग के मामले में, उसका 2nd नंबर पे इंडिया मिलने वाला है।
नेक्स्ट कोलैबोरेशंस पढ़ते हैं, तो इसमें आएगा कि कैपिटल स्मॉल फाइनेंस बैंक ने पार्टनर किया है एल्ड्रिगस लाइफ इंश्योरेंस के साथ, और ये तरह का बैंक्रप्सी होने वाला है। इसमें क्या करेंगे, जो भी ये लाइफ इंश्योरेंस जो है ये बेचा जाएगा कैपिटल स्मॉल फाइनेंस के ब्रांच में, जिसकी वजह से जो कैपिटल स्मॉल फाइनेंस बैंक है इनको कमीशन मिलेगा, और इसकी वजह से जो भी एल्डिस लाइफ इंश्योरेंस है ये इनका ब्रांच यूज़ करके अपना लाइफ इंश्योरेंस भी बेच पाएंगे। तो ये दोनों के लिए विंडो इंस्टीट्यूशन होती है, जिसको बोला जाता है बैंक का इंश्योरेंस पार्टनरशिप। तो ये दोनों के बीच में बैंक का अश्योरेंस पार्टनरशिप हो रही है। नेक्स्ट चलता है, आईआईटी इंदौर ने पार्टनर किया है डीआरडीओ के साथ, और ये एक तरह का डेवलप करने वाले हैं एनर्जी हार्वेस्टिंग शूज, जो कि जिसमें जो है जीपीएस ट्रैकिंग सिस्टम भी रहने वाला है। ये जो है अभी के लिए स्पेशली डिज़ाइन किया जाएगा सोल्जर्स के लिए, और इसके अंतर्गत बोला गया है कि ये क्या करेगा, इसमें टेक्नोलॉजी होगी जिसमें जो भी सोल्जर्स है वो जनरेट कर पाएंगे इलेक्ट्रिसिटी, और इवन वो उनका जो रियल टाइम लोकेशन है वो ट्रैक किया जा सकता है। ठीक है, अगर मान लीजिए कहीं स्नो में कोई सोल्जर अगर फंस जाए तो उस केस में ये जीपीएस यूज़ करके जो उनके शूज़ में लगे होंगे उसके थ्रू जो है उनको ढूंढना जा सकता है। इसको जो है डेवलप करने का काम करेगा आईआईटी इंदौर, और इसमें जो है बोला जा रहा है कि फर्स्ट बैच में कुछ 10 पेयर ऑफ शूज़ जो है डिलीवर किए जाएंगे। अब ये आईआईटी इंदौर में ही क्यों हो रहा है, ये सबसे बड़ा क्वेश्चन आपके दिमाग में चल रहा होगा। तो ये आईआईटी इंदौर में इसलिए हो रहा है क्योंकि ये शूज़ जो है डेवलप किया गया है बाय प्रोफेसर पलानी। तो ये पलानी जो है फैकल्टी है आईआईटी इंदौर के, जिसकी से आईआईटी इंदौर जो है ये डिलीवर कर रहा है ये शूज़। तो ये क्या यूज़ करेंगे, टेक्नोलॉजी का नाम आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है, ये टेक्नोलॉजी यूज़ करेंगे टर्बो इलेक्ट्रो नैनो जनरेटर टेक्नोलॉजी यूज़ करेंगे, जिसकी वजह से हर एक स्टेप में, याद रखना, हर एक स्टेप में जो है इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करने का काम करेगा ये शूज़। तो आपको ये ध्यान रखना है। इसके साथ क्या क्या बेनिफिट दूसरे हो सकते हैं वो देखते हैं। तो इसके साथ ये जो टेक्नोलॉजी है ये यूज़ कर सकते हैं जो भी सीनियर सिटीजन है उनको लोकेट करने के लिए, या कोई भी चिल्ड्रन है या क्लाइंबर है उनको लोकेट करने के लिए। इसके साथ जो कोई अगर स्पोर्ट्स पर्सन है वो एग्जामिन करना चाहे अपना मूवमेंट और अपना परफॉर्मेंस, तो वो भी ये टेक्नोलॉजी यूज़ कर सकता है। ये जो पार्ट है ना ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, ये मेरा ओनली मकसद है आपको ये प्रोवाइड करने का कि आपको समझ आए कि ये टेक्नोलॉजी काम कैसे कर रहा है और उसका डिफरेंट एप्लीकेशन और क्या हो सकते हैं। एग्जाम में आपको कभी नहीं पूछा जाएगा ये, ठीक है। आपको सिर्फ इतना याद रखना है कि ये आईआईटी इंदौर डेवलप करने जा रहे हैं, कौन प्रोफेसर का नाम याद रखना है और किसके लिए डेवलप किया गया है, आपको याद रखना है कि सोल्जर्स के लिए डेवलप किया गया है। नेक्स्ट अपॉइंटमेंट से पढ़ते हैं। तो अपॉइंटमेंट से आ रहा है कि ये हमने ऑलरेडी जो जून वाले मंथली है इसमें कवर किया हुआ है। तो इसमें आ रहा है कि CS छेती जो है एज अ 27 चेयरपर्सन बन गया SBI की, और इनको जो है 3 साल के लिए बनाया जाएगा। तो ये अभी के लिए कौन SBI के चेयरपर्सन है, वो है दिनेश खारा जी। इनको जो है रिप्लेस किया जाएगा, और ये जो है अप्रूवल किया गया है वो किया गया है अपॉइंटमेंट कमेटी ऑफ कैबिनेट ने। ये तो मैंने आपको पहले ही बता चुका है कि अपॉइंटमेंट कमेटी ऑफ कैबिनेट ही है जो भी ब्यूरोक्रेट्स के अपॉइंटमेंट्स को देखता है, ठीक है, किसको अपॉइंट करना है कि नहीं। तो इसके लिए जो है सजेशन दिया गया था जून 2024 में ही, और ये दिया गया था बाय फाइनेंशियल सर्विस इंस्टीट्यूट ब्यूरो ने। तो ये जो है फाइनली अप्रूवल हो गया। नेक्स्ट आता है, नेक्स्ट भी SBI की तरफ से आ रहा है कि SBI का जो मैनेजिंग डायरेक्टर है इनको भी अपॉइंट किया गया है, जिनका नाम है राणा आशुतोष कुमार, और ये जो है रिप्लेस करेंगे AK चौधरी जी को। और ये वाला अपॉइंटमेंट भी जो है अपॉइंटमेंट और कमेटी ऑफ कैबिनेट ही अप्रूव करता है, तो आपको ये थोड़ा ध्यान रखना। नेक्स्ट आ रहा है कमिल मधुरी एज अ PM ऑफ तुनिशिया बनाया गया है। तो ये एग्जाम के लिए इतना इंपॉर्टेंट होते ही नहीं, लेकिन आपको तब भी थोड़ा बहुत ध्यान रखना है, क्या पता पूछ ले। नेक्स्ट चलते हैं पी राय को एज अ CEO और MD बनाया गया है मल्टी कम्युनिटी एक्सचेंज ऑफ इंडिया का, और ये जो है अप्रूवल किया है सेबी ने इनका अपॉइंटमेंट। और ये जो है पोस्ट बहुत टाइम से वेकेंट थी, ये वेकेंट थी मई 2024 के बाद से, जब से जो रेड्डी है PS रेड्डी है इनकी रिटायरमेंट हो गई थी तब से। तो अब जाके ये जो है फिल हुई है ये वैकेंसी, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं, अब अपॉइंटमेंट पढ़ लिया, रिजाइनेशन पढ़ते हैं। तो पीयूष गुप्ता जी जो कि CEO एंड डायरेक्टर है BDS ग्रुप के, ये जो है स्टेप डाउन कर गए हैं, और इनकी जगह पे जो अपॉइंटमेंट किया जाएगा वो किया जाएगा तानसू सिंह। और ये जो गुप्ता जी है ये स्टेप डाउन करने वाले मार्च 2025 में, इन्होंने अभी डिक्लेयर कर दिया मार्च 2025 से ये स्टेप डाउन करने वाले हैं। बाकी R शर्मा जी को एज अ चेयरपर्सन बनाया गया है नेशनल कमीशन फॉर वुमेन के लिए, और इनका जो है टर्नओवर अभी खत्म होने वाला है, जिसके से ये जो स्टेप डाउन कर रहे हैं वो हो रहा है अगस्त 6, 2024 से, मतलब कि ऑलरेडी इनका जो टर्नओवर खत्म हो चुका है। अभी इनका जो नया अपॉइंटमेंट है आपको फ्यूचर में दिखेगा, ठीक। नेक्स्ट चलते हैं, नेक्स्ट आ रहा है इंडियन साइन लैंग्वेज रिसर्च एंड ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट, जिन्होंने पार्टनर किया है आर्मी वेलफेयर एजुकेशन सोसाइटी के साथ, और ये दोनों मिलकर जो है प्रमोट करने वाले हैं इंडियन साइन लैंग्वेज को, और ये हेल्प करेगा जो भी बच्चे जो है सुन नहीं पाते उनको, ठीक है। तो ये जो है ये पार्टनरशिप एम करता है ट्रेन करने हैं जो भी स्कूल के एडमिनिस्ट्रेशन है उनको, जो भी स्टूडेंट है उनको, जो पेरेंट्स हैं उनको, और इवन जो टीचर है उनको, कि वो प्रमोट करे इस इंडियन साइन लैंग्वेज को। और ये जो है मोस्टली फोकस करेगा जो भी आर्मी पब्लिक स्कूल्स होते हैं उनके फैकल्टी को सीखने के लिए, उनका जो भी साइन लैंग्वेज है, इंडियन साइन लैंग्वेज है, उनको सीखने के लिए ये जो है हेल्प करेगा, ठीक है। तो इसी वजह से ये आर्मी वेलफेयर एजुकेशन सोसाइटी के साथ पार्टनर किया है
इंडियन साइन लैंग्वेज रिसर्च एंड ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट नहीं। नेक्स्ट चलते हैं, इसमें इंडेक्स एंड रैंकिंग में आ रहा है कि टॉप 100 लार्जेस्ट सेंट्रल बैंक रैंकिंग, जो कि रिलीज़ किया गया है सोवरेन वेल्थ फंड इंस्टीट्यूट ने। और इसमें जो है आरबीआई की रैंक 12 नंबर पर रखी गई है। और आरबीआई की अगर टोटल एसेट की बात करें तो वो है कुछ यूएसडी, मतलब कि यूएस डॉलर 839 बिलियन डॉलर का। तो इसमें अगर पहली रैंक में बात करें तो यूएसए की जो सेंट्रल बैंक है वो आती है, वो है फेडरल रिजर्व सिस्टम, और जिसका जो 7.8 जो है ट्रिलियन यूएस डॉलर जो है टोटल एसेट है। तो पीपल बैंक ऑफ चाइना का अगर टोटल एसेट देखें तो आपको मिलेगा 6 ट्रिलियन यूएस डॉलर। और उसके बाद जापान जो तीसरे नंबर पर आता है वो था बैंक ऑफ जापान, जिसका जो टोटल एसेट है वो है 5.54 ट्रिलियन यूएस डॉलर। अगर हम किसी ऑर्गेनाइजेशन की बात करें, ना कि कंट्री की बात करें, किसी ऑर्गेनाइजेशन या किसी यूनियन की बात करें तो आपको मिलेगा कि आपको यूरोपियन सेंट्रल बैंक जो है सबसे ज़्यादा डोमिनेट करता है इन टॉप 10 पोजीशन। ये जो सेंट्रल बैंक है इसमें जो कंबाइंड अगर माने होल्डिंग तो वो मिलेगी आपको टोटल एसेट 11.09 ट्रिलियन यूएस डॉलर। ठीक है, तो ये पूरा का पूरा मोटा मोटा न्यूज़ था, आपको इतने पढ़ने की ज़रूरत है नहीं। न्यूज़ में चलते हैं नेक्स्ट। तो ये आ रहा है एक्सरसाइज, ये डिफेंस की न्यूज़ है। इसमें आ रहा है पर्वत पहाड़। तो इसमें नाम से समझ आ रहा है कि माउंटेन स्ट्राइक की बात चल रही है, माउंटेन स्ट्राइक एक्सरसाइज की बात चल रही है। तो ये एक तरह का लार्जेस्ट एक्सरसाइज है इंडियन आर्मी के थ्रू। ठीक है, इंडियन आर्मी जो है इसको कंडक्ट कराती है और इस बार कंडक्ट कराया जा रहा है लद्दाख में। ये जो मिलिट्री एक्सरसाइज है ये फोकस रहता है ऑन हाई एल्टीट्यूड वेलफेयर एंड ऑपरेशन के लिए। और इसमें जो है मोस्टली ये एक्सरसाइज किया जाता है जो भी इंडो चाइना बॉर्डर है उसको कैसे संभाला जाए उसके लिए। तो इसमें जो है डिफरेंट न्यू टेक्नोलॉजी भी यूज़ किया जाएगा और ये मोस्टली जो है इसको किया जाएगा नॉर्थन कमांड में। तो आपको ये पूरा का पूरा न्यूज़ समझ आ गया होगा यहाँ से। ठीक है, तो ये इतना बड़ा एग्जाम पढ़ा हो, इससे ज़्यादा पढ़ के कुछ फ़ायदा भी नहीं होता। तो अब इतना बड़ा काफ़ी है, हमें एग्जाम रिलेवेंट कंटेंट पढ़ना है, ना कि कुछ कचरा पढ़ना है जो कि कुछ काम पे भी नहीं होता एग्जाम में। तो इसलिए मैं आपके कंटेंट भी ऐसी लेके आता हूँ। नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट आ रहा है कि वर्ल्ड ट्रेड स्टैटिस्टिक्स रिव्यू 2023 का, जिसको सबमिट किया गया है बाय वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, जिसके अंदर बोला गया कि इंडिया जो है इसमें 8वीं पोजीशन में आती है ग्लोबल एग्रीकल्चर एक्सपोर्ट इन 2023। लेकिन ये बहुत बड़ा एक क्वेश्चन है कि इंडिया का जो है इस बार डिक्लाइन था एक्सपोर्ट में। ठीक है, एग्रीकल्चर एक्सपोर्ट में कुछ 4 बिलियन जो है यूएस डॉलर का डिक्लाइन था। अगर 2022 की बात करें तो वो था 55 बिलियन यूएस डॉलर, लेकिन 2023 की बात करें तो वो था 51 बिलियन यूएस डॉलर। लेकिन तब भी इंडिया की रैंक जो है 8 नंबर पे आई है। इस बार जो है मोस्टली जितने भी कंट्रीज़ है वो सबका डिक्लाइन ही हुआ है, लेकिन कुछ कंट्रीज़ है जैसे कि थाईलैंड, वियतनाम, वो सबका जो है इंक्लाइन हुआ है। तो वो तो पहले रैंक में बने। तो सबसे ज़्यादा जो एग्रीकल्चर एक्सपोर्ट किया है वो है यूरोपियन यूनियन, और इसका अगर एक्सपोर्ट देखोगे तो आपको मिलेगा 836 बिलियन यूएस डॉलर का। उसके बाद यूएसए का जो एक्सपोर्ट है वो मिलेगा 198 बिलियन का, और ब्राज़ील का जो देखोगे तो आपको मिलेगा 157 बिलियन का। ये तो था हमारा रिपोर्ट्स। अब चलते लोन के ऊपर। तो आपको मिलेगा कि जापान बैंक ऑफ इंटरनेशनल कॉर्पोरेशन ने कुछ 25.5 बिलियन का जापानीज यान देने की बात की है, किसको, पावर फाइनेंशियल कॉर्पोरेशन लिमिटेड को। और ये देख के क्या करेगी, ये फाइनेंस करने का काम करेगी। 300 मेगावाट का एक प्रोजेक्ट है जो कि है कर्नाटका में इसको। तो इसका नाम है ऑस्ट्रो कन्नाडा पावर प्राइवेट लिमिटेड को ये जो है फाइनेंस करने का काम करेंगे। तो इसके अंदर का डिफरेंट बैंक्स भी आप यहाँ से देख सकते हो, ये सारे जो है को फाइनेंस करने का काम करेंगे इस प्रोजेक्ट को। तो ये हो गया हमारा जो डेली करंट अफेयर्स था 11 से 30 अगस्त का। मैं होप करता हूँ जो भी मैंने आपको समझाया वो आपको समझ आया। और अगर आपको इसका पीडीएफ चाहिए तो आप इस वाले लिंक में जाके डाउनलोड कर सकते हो, मेरे टेलीग्राम का लिंक है। इवन आपको ये जो भी कंटेंट है आपको प्रोवाइड कर रहा हूँ ये इसी फॉर्म में मंथली और वीकली पीडीएफ भी बने हुए हैं, तो आपको ये हेल्प करेगा ये पीडीएफ। ठीक है, सो अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कर देना, और अगर ऐसी कंटेंट देखते हैं तो सब्सक्राइब टू माय चैनल। अभी के लिए इतना रखते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।